BSc होम साइंस अप्लाइड फिजिक्स यूनिट 2 लेक्चर 11th बाय ट्विंकल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करी थी। उसमें हमने इलेक्ट्रिक हीटर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आयरन। और स्टार्ट करने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिक आयरन आधुनिक युग में प्रत्येक घर में स्त्री आयरन, जिसे आप प्रेस करते हैं, का होना आवश्यक है। घर पर स्वयं प्रेस करने के लिए विद्युत इस्त्री ही प्रयुक्त है, जो बिजली से चलती है, क्योंकि धोबी जिस आयरन को प्रयोग करते हैं इसमें कोयला जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ऐसी आयरन को गर्म होने में अधिक समय लगता है, जबकि जो बिजली से चलती है इलेक्ट्रिक आयरन जल्दी गर्म हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। सभी आयरन एक ही सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसमें विद्युत धारा ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसमें साधारणतः जो ताप तत्व प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम के तार का बना होता है। यह हीट एलिमेंट पर निर्भर करता है कि आयरन में कितनी ऊर्जा की प्राप्त हो सकती है या की जाती है। तो जो इसमें जो ताप का जो एलिमेंट है, वो जो मैंने पहले हीटर के अंदर नाइक्रोम के तार थे, उसी तरीके से हम आयरन के अंदर भी, अपनी प्रेस के अंदर भी जो नाइक्रोम के तार ही इस्तेमाल होंगे, और उसे ही हम हीट करके, उसे ही हम गर्म करके अपनी क्या करेंगे, एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या बदलाव हो रहा है, क्या कन्वर्ट हो रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत की ऊष्मा को हम ऊर्जा में अपनी प्राप्त कर रहे हैं, मतलब हीट एनर्जी में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ आयरन। टाइप्स ऑफ इस्त्रियाँ जो आप प्रेस इस्तेमाल करते हैं कितने प्रकार की होती है। पहली, साधारणतः विद्युत इस्त्री 3 प्रकार की होती हैं। पहली है साधारण इस्त्री, सिंपल आयरन। दूसरी है स्वचालित इस्त्री, जो ऑटोमेटिक होती है, खुद से चलती है। फिर है तीसरी भाप इस्त्री, स्टीम आयरन। तो पहले आते हैं हम साधारण इस्त्री पे। साधारण आयरन का प्रचलन बहुत समय पहले से ही हो रहा है। यह आयरन बहुत पहले से प्रचलन में रही है और उपरोक्त सिद्धांत पर ही, जो हमने अभी बताया सिद्धांत, उस पर ही आधारित है। इस आयरन के निम्न भाग होते हैं। पहला है तली, सोल प्लेट, जो तली होती है नीचे वाली प्लेट। मध्यवर्गीय प्लेट, मिडल प्लेट। तीसरा आता है हत्थे के साथ ऊपरी आवरण, आउटर कवर विद हैंडल, जो हत्थे के ऊपर कवर होता है। फिर आता है ताप स्थायी, थर्मोस्टेट, जिससे हम ताप को जान सकते हैं कि कौन सी स्टेट पे है हमारा ताप। ताप दीप्ति लैंप, जो हम ताप को बताता है कि ताप हमारा इस जगह तक पहुंच गया, फ्लोरोसेंट लैंप। तो पहला आता है इसके अंदर तली। आयरन की तली प्लेट ही गर्म होती है, क्योंकि मुख्य अवयव तापन तत्व ही होता है। तापन तत्व की आयु सीमित होती है, अतः ये जो तापन तत्व है, ये आयरन की तली प्लेट को ही बोल रहे हैं। आयु सीमित होती है, अतः आयरन की बनावट ऐसी होती है कि तापन तत्व के खराब होने पर उसे दूसरे तापन तत्व द्वारा बदला जा सके और इसे बदलने में अधिक खर्चा ना आए। यह तापन तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इस प्रकार के तापन तत्व में चपटे तार को उभरक की प्लेटों पर लपेटा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार के तापन तत्व में जो चपटे तार होते हैं, स्क्वायरल शेप के जो तार होते हैं, उसे अभ्रक की प्लेटों, जो एक अभ्रक एक धातु है, उसकी प्लेटों पर लपेटा जाता है। इन अभ्रक प्लेटों का आकार लोहे की तली जैसा होता है। तार को इस प्रकार लपेटा जाता है उसके ऊपर वह आपस में स्पर्श ना करे, साथ ही आयरन की धातु भागों से संबंधित ना हो। खराब होने पर इस भाग को आसानी से बदला जा सके। ये जो तापन तत्व का पहला प्रकार है, इसमें अभ्रक की प्लेट होती है, उस पे हम चपटे तारों को लपेटते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तापन तत्व का पहला भाग। यह है इस्त्री का चित्र, जो आपके घरों में भी होते हैं। इसे आपको इसकी थ्योरी में बनाना है। दूसरे प्रकार का तापन तत्व में सोल प्लेट में ही
तापन तत्व अतः स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से एलिमेंट खराब होने का भय कम होता है। जो नीचे की सोल प्लेट है उसी में तापन तत्व को लगा दिया जाता है, परंतु कम होता है। परंतु यदि कभी आयरन नीचे गिर जाए तो प्लेट क्रैक हो जाती है, और यदि इससे तार भी टूट जाएं तो पूरी सोल प्लेट को ही बदलना पड़ता है, जिससे खर्चा अधिक होता है। फिर तीसरा आता है, तीसरे प्रकार के एलिमेंट को स्पाइरल वायर का बनाया जाता है, और इसमें एक धातु की नली में अवरोधी पदार्थ के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि धातु भागों से संबंध ना हो और बाकी की धातु प्लेट को इसके चारों ओर ढाल दिया जाता है। यह एलिमेंट भी मजबूत सिद्ध होता है। तो जो तीसरा पदार्थ है वो स्पाइरल शेप का, वो जो हमारे सर्पीले आकार के, उससे बनाया जाता है, और उसका जो एक सिरा है हम एक अवरोधी पदार्थ के साथ जोड़ देते हैं, और जो दूसरा बाकी सारा है उस प्लेट के ऊपर ऐसे लपेट दिया जाता है। इससे क्या है, हमारा एलिमेंट भी मजबूत होता है और वो किसी और से संबंध ना करे और करंट लगने का भी हमें खतरा ना हो। हमारी साधारण इस्त्री के 5 भाग थे। हम पहला भाग तली को पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है दूसरा भाग, मध्यवर्ती प्लेट, मिडल प्लेट। यह मध्यवर्ती प्लेट आपस की प्लेटों के नीचे होती है। यह अभ्रक की बनी होती है, अभ्रक धातु है उसकी बनी होती है, तथा इसका आकार आयरन की प्लेट जैसा होता है। तापन तत्व के चपटे तारों को इसी प्लेट के ऊपर लपेटा जाता है। साधारण इस्त्री में तीसरा अंग आता है हत्थे के ऊपर आवरण, आउटर कवर विद हैंडल। जिससे हम पकड़ते हैं उसके ऊपर एक रबड़ का कवर होता है। आयरन के ऊपर की ओर एक हत्था होता है जो आयरन को पकड़ने में मदद करता है। यह प्लास्टिक का बना होता है। फिर साधारण इस्त्री का चौथा अंग आता है थर्मोस्टेट, वरणकारी डिस्क या ताप स्थायी का मतलब जो हम उसकी जो ताप होती है वो उसे एक जगह पे हम स्थायी कर सकते हैं एक कपड़े के हिसाब से। ठीक है। साधारण इस्त्री में ताप नियंत्रक नहीं होता, किंतु स्वचालित आयरन में जो हमारे स्वचालित होती है, सेल्फ होती है, ऑटोमेटिक होती है, में ताप नियंत्रक होता है। इसी पर निम्न जो साधारण इस्त्री में तो होता नहीं है लेकिन स्वचालित में होता है। इसी पर निम्न, मध्य और उच्च या नायलॉन, सूती, लिनन आदि लिखा होता है। ताप स्थायी को आवश्यकता अनुसार किसी एक पाठ्यांक के लिए स्थिर किया जाता है। ताप स्थायी की संयोजन से ही ताप को कम या अधिक कर सकते हैं। बाद 5वां अंग आता है ताप दीप्ति लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, जो हमें उसके अंदर जो लाइट लगी होती है जिससे हमें पता चलता है। ताप स्थायी को स्थिर करते ही धारा प्रभावित होने लगती है। स्थिर मतलब एक टेम्परेचर पे फिक्स कर दिया हमने कपड़े के हिसाब से, जिससे ताप दीप्ति लैंप जलता है। जब आवश्यक ताप प्राप्त हो जाता है तो लैंप बुझ जाता है और परिपथ टूट जाता है। परिपथ टूटने का मतलब सर्किट टूट जाता है हमारे विद्युत के साथ। ठीक है। और इस लैंप को जलने व बुझने से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ताप स्थायी काम कर रहा है। ये हमारे विद्युत इस्त्री के तापन तत्व हैं जो हमने तली में बताए थे 3 प्रकार के, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद दूसरा आता है स्वचालित इस्त्री। साधारण इस्त्री के बाद ये दूसरा पार्ट है। ठीक है। स्वचालित आयरन पर ताप नियंत्रक होता है। इसी पर निम्न, मध्य तथा उच्च, सूती, सिल्क, लिनन लिखा होता है, जिस पे हम टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें ताप स्थायी की आवश्यकता अनुसार किसी एक पाठ्यांक पर स्थिर कर परिपथ में धारा प्रभावित होने लगती है। तो हम एक पे टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं कपड़े के हिसाब से और हमारी धारा प्रभावित होने लगती है और हमारा ताप बढ़ने लगता है, जिस लैंप की लाइट जल जाती है। इसके बाद ताप स्थिर हो जाता है तो लैंप बुझ जाता है। जब हमारी जितनी आवश्यकता अनुसार हमें ताप मिल जाते हैं, हीट एनर्जी मिल जाती है, उसके बाद हमारा सर्किट टूट जाता है, लैंप बुझ जाता है। इसके बाद ताप स्थायी ताप को स्थिर रखता है। तो ताप स्थायी जो हमारा ताप है, टेम्परेचर एक जैसा कांस्टेंट कर देता है, रख देता है। उसके बाद आती है हमारी तीसरी भाप इस्त्री, स्टीम आयरन। भाप इस्त्री में
एक अतिरिक्त व्यवस्था होती है जिसके अनुसार आयरन में ही जल भरकर आवश्यक ताप पर भाप बनाई जाती है। ठीक है, इसी के अंदर ही हम क्या करेंगे, पानी भरकर अपने ताप के भाप बनाएंगे। एक लीवर व्यवस्था से जब चाहे तब भाप की प्राप्त कर हम प्रेस करने वाले वस्त्र को गीला कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा प्रेस करने वाले कपड़ों को अलग से गीला करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आते हैं हमारी इस्त्री की सावधानियां। आयरन को इस्तेमाल करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहली, आयरन की डोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम 1000 वॉट ऊर्जा वाली धारा को प्रभावित कर सकें। समय समय पर डोरी का परीक्षण करना आवश्यक है, विशेषकर जब आयरन खराब हो जाती है कि वास्तव में उसकी डोरी तो खराब नहीं है। डोरी के साथ ही पिन और प्लग का भी परीक्षण करना चाहिए जहां से हमें विद्युत मिलेगी। यदि धारा प्रभावित होती है तो आयरन गर्म होती है तो इसे कपड़े पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए। सदैव स्विच को बंद करके ही डोरी को पिन को प्लग से निकालना चाहिए, क्योंकि आयरन को बार बार घुमाने से डोरी भी मुड़ती है जिससे डोरी में खराबी आ जाती है। ताप स्थायी को कपड़े को किस्म के अनुसार स्थिर रखना चाहिए। संबंध विच्छेद करने के समय कुछ समय बाद तक आयरन गर्म रहती है, अतः इसको खड़ा करके रखना चाहिए। हमने यूनिट 2 स्टार्ट करी थी, उसमें हमने हीटर की फंक्शन पढ़े, हमने आयरन के फंक्शन पढ़े। अब हम पढ़ते हैं इंडक्शन कुकटॉप। जो इंडक्शन चूल्हा होता है आपके घरों में, एक तो नॉर्मल चूल्हा होता है जो हमें ऊष्मा से खाना पकता है, ये हमारा इंडक्शन चूल्हा है। इसके अंदर क्या होगा, इंडक्शन द्वारा खाना बनाने के बर्तन को चुंबकीय प्रेरण द्वारा गर्म किया जाता है। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इंडक्शन चूल्हे के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसके ऊपर बर्तन रखते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र से हमारे बर्तन के रखे हुए खाना क्या होता है, गर्म होता है, पकता है। तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी ऊष्मा कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, चुंबकीय। ठीक है, सामान्यतः जब हम गैस पर खाना पकाते हैं तब बर्तन ऊष्मीय चालन द्वारा गर्म होता है। तो जो नॉर्मल गैस होती है जिसमें आग निकलती है हमारी, उसमें खाना ऊष्मीय चालन द्वारा गर्म होता है। इसमें क्या है, इंडक्शन में हम चुंबकीय प्रेरण द्वारा खाना पकाते समय तापमान बड़ी तेजी से बढ़ता है। इंडक्शन कुकटॉप, इसका नाम है इंडक्शन चूल्हा। इंडक्शन कुकटॉप के अंदर तांबे के तार बिछे होते हैं। उसके अंदर जो हमारा जो गैस है उसके अंदर हमारे तांबे के तार बिछे हैं तथा तांबे के तार में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। उस तांबे के तार में जब हम क्या होगा, बिजली से चलता है ये हमारा, वो किससे चलता है, हमारा गैस से चलता है, ये हमारा बिजली से चलेगा। जब हम उन तांबे के तारों में, कुकटॉप के अंदर तांबों के तारों में विद्युत को प्रवाह करते हैं तो उससे क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे बनेगा उस कुकटॉप के अंदर। तो विद्युत द्वारा प्रभावित होने के कारण कुकटॉप ने चुंबकीय तंत्र उत्पन्न होता है। इसी कारण हम प्रतिवर्ती धारा का प्रयोग करके पर्यायवर्ती धारा एक उतार चढ़ाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब धारा प्रभावित होगी, अंदर तांबे के तार हैं, उससे क्या है, एक क्षेत्र प्रोड्यूस होगा उसी कुकटॉप के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके वजह से एक ऊष्मा उत्पन्न होगी और हमारा खाना पक जाता है। जब हम खाना बनाने के लिए इंडक्शन कुकटॉप पर कोई बर्तन रखते हैं तो कुकटॉप पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बर्तन की धातु को भेद देता है। तो वो जो हमारा क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो रहा था उस बर्तन के को भी अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसके कारण कुकटॉप पर रखे बर्तन में भी विद्युत धारा प्रभावित होती है। पर ये विद्युत धारा हमारी नॉर्मल वाली जो स्विचेस में आती है उससे अलग है, इससे करंट नहीं लगता, परंतु यह विद्युत धारा तार में बहने वाली विद्युत धारा से अलग होती है। इसी कारण हम कुकटॉप पर रखे बर्तनों को छू सकते हैं, इससे करंट नहीं लगेगा। बस ये खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें किसी प्रकार का विद्युत धारा नहीं होता। इस प्रकार की विद्युत धारा को हम एडी करंट कहते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, एडी करंट हो गया, जो हमारी कौन सी बर्तनों के अंदर है। ठीक है, कौन सी धारा है, एडी करंट। यह बर्तन में ऊष्मा
उत्पन्न करती है। ये सिर्फ ऊष्मा उत्पन्न करेगी जिससे खाना पक जाएगा। इंडक्शन कुकटॉप में खाना बनाना आसान कार्य है। इसके द्वारा खाना पकाने में समय की बचत होती है।